पिछले क्लास में इनर्ट एंड नोबल गैसेस की केमिस्ट्री डिस्कस हुई थी, उसमें रिएक्टिविटी डिस्कस हुई थी, इनर्टनेस डिस्कस हुई थी, एमपीबीपी डिस्कशन हुआ था, आयोनाइजेशन एनर्जी उनका कैसे है वो डिस्कशन हुआ था, वाटर सॉल्युबिलिटी डिस्कशन हुआ था, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आखिरी पॉइंट था वाटर सॉल्युबिलिटी चल रहा था कि क्या था, वाटर सॉल्युबिलिटी। उसमें हमने थोड़ा सा 10 मिनट उसको मैं डिस्कस कर दूं, फिर हम लोग आज ग्रुप 17 के केमिस्ट्री में एंटर करेंगे, हेलोजन। इनर्ट एंड नोबल गैसेज वाटर में स्पैरेंगली सॉल्युबल है एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम इतनी ज्यादा इनसॉल्युबल है कि वो हाई प्रेशर पर भी इनसॉल्युबल है। बाकी इनर्ट नोबल गैसेज स्पैरेंगली सॉल्युबल है नॉर्मली, और हाई प्रेशर पर तो जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर पर भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे से कोल्ड ड्रिंक में हम लोग देखते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में, कि हाई प्रेशर पर CO2 को घुला दिया जाता। तो गैसेज यूजुअली वाटर में इनसॉल्युबल या लेस सॉल्युबल बोले जाते हैं, लेकिन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, हेनरीज लॉ बोलता है कि वहां पर जाके हमारे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन हीलियम की क्या खासियत थी, वो हाई प्रेशर पर भी जाकर के सॉल्युबल नहीं होता। इस वजह से हीलियम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रीदिंग एपरेटस यूज करता है स्क्यूबा डाइवर्स या कह लीजिए सी डाइवर्स, गोताखोर जो होते हैं, वो जो ब्रीदिंग एपरेटस यूज करते हैं, मतलब सांस लेने के लिए जो पीछे वो अपना बैग रखते हैं ऑक्सीजन का सोर्स, उसमें वो हीलियम को इस्तेमाल करते हैं। जो सी डाइवर्स होते हैं उनका ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग से उनका एयर अलग होगा, आपकी ब्रीदिंग से उनका एयर अलग होगा। ब्रीदिंग के लिए हम सबों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्या हमने पिछले क्लास में भी किया है, क्या ऑक्सीजन अकेला सफिशिएंट हमारे जिंदा रहने के लिए? नहीं। हमने क्या बोला, प्योर ऑक्सीजन हम 3-4 घंटे जिंदा नहीं रह सकते अगर ब्रीद करते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन के इतना ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन, क्योंकि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहां बहुत सारी हीट लिबरेट होती है, पढ़े होंगे आप। तो उतनी हीट हम अपनी बॉडी में नहीं ले सकते हैं, कंजर्व नहीं कर सकते हैं अगर सिर्फ क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। हम उतना हीट कंजर्व नहीं कर पाएंगे बॉडी में। तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम करने के लिए नेचर ने आपके ब्रीदिंग के लिए इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को भर भर के दिया। नाइट्रोजन अपनी हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण क्या है, इनर्ट, वो भी रिएक्शन को स्लो करता है। और एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 3 गुना से भी ज्यादा है, कह सकते हैं अप्रॉक्स 3.5 टाइम्स है। तो इतना ज्यादा होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन का अमाउंट जब हम इनहेल करते हैं तो ऑलरेडी उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, लो हो जाता। तो सफिशिएंट हीट रिलीज होती है जितना हमारी बॉडी एक्यूमुलेट कर पाता, रिस्टोर कर पाता उसको। यही ना पॉइंट है नाइट्रोजन के प्रेजेंस का। अब अलग अलग लोग अपनी ब्रीदिंग एपरेटस में क्या यूज करते हैं, अलग अलग लोग अपनी ब्रीदिंग एपरेटस में क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ब्रीदिंग एपरेटस एंड कंटेंट। कंटेंट समझ गए, मतलब क्या यूज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल आप अगर एयर में यूज कर रहे हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लोग क्या लेते हैं जी, N2 और O2 ना मेजर है, जिसमें O2 काफी कम है, मतलब N2 के रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल लेते हैं। ये हमारा एयर है। बोलो अगला, अगर आप पेशेंट को नॉर्मली हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, पेशेंट को जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो क्या रहता है, क्या एयर रहता है सिलेंडर में? अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर बोल रहे हैं, अब ये क्या है, इसमें क्या रहता है समझिए। एयर डायरेक्टली पेशेंट को दिया जा सकता है, क्या दिक्कत है, एयर ही उसमें डाल दिया। अगर वो नॉर्मल एयर ले सकता था तब तो पहले ही ले लेता ना, वो नॉर्मल एयर नहीं ले सकता। अब पॉइंट क्या है, सिलेंडर में 2 बातें हैं, एक तो जो गैस है। सेकंड पॉइंट क्या है, सिलेंडर से क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अगर पेशेंट इनहेल नहीं कर पा रहा तो हम प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या मास्क लगा के हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, मतलब एयर का फ्लो ज्यादा कर रहे हैं, तब आप थोड़ा सा चांसेस बढ़ता है कि चलो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन अब एक पॉइंट ये है कि एयर क्यों नहीं दे सकते, नॉर्मल एयर सिलेंडर में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्मल एयर में डस्ट, नॉर्मल एयर में बहुत सारी गंदगी है, H2S है, SO2 है, NO है, तो बहुत सारी चीजें टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो एक पेशेंट जो आईसीयू में पड़ा हुआ है, जिसका इम्यून पुअर हो चुका है, क्या उसे हम ऐसा पॉइजनस कंटेंट दे सकते हैं?
नहीं, तो हम सिंपली उसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, और चूंकि वो कम ऑक्सीजन इनहेल ही कर रहा है, इसलिए प्योर ऑक्सीजन मतलब थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन देने में उसे प्रॉब्लम नहीं है। क्या कुछ आया समझ में? ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो कम इनहेल कर रहा है, इसलिए उसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे एयर में 21, 22, 23% तक एयर जा सकता है, ऑक्सीजन जा सकता है। पेशेंट को 90 to 95% ऑक्सीजन दिया जाता है। कितना? और 5 से 10% जाहिर है ऐसा कंटेंट दिया जाएगा वापस जो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन को क्या करेगा, रोकेगा, मतलब एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यही ना पॉइंट बनेगा। जैसे एयर में कौन रोकता है हमारे कंबशन को? नाइट्रोजन। पेशेंट को साथ में CO2 दिया जाता है। कितना? 5 से 10%। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ जी? 90 to 95% क्या दिया गया? O2, और 5 से 10% CO2। आप इसको बोलते हो कार्बोजिन मिक्सचर। क्या बोलते हो? बोलो। कार्बोजिन मिक्सचर। तो कार्बोजिन मिक्सचर का आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। 90 to 95% O2, 5 to 10% CO2। N2 क्यों नहीं दे सकते, ये धीरे धीरे मालूम चलेगा। देखिए, अब अगला पॉइंट आ जाओ। अब अगला में अगर मान लो कि मैं बात कर रहा हूं सी डाइवर्स की, सी डाइवर्स, ठीक है, ध्यान से क्या बात की जाए? सी डाइवर्स। सी डाइवर्स गोताखोर जो पानी में उतर रहे हैं, इनको क्या दिया जाएगा रेस्पिरेशन के लिए? इनको क्या मिलना चाहिए? आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट, इनको एयर, एयर छोड़ो, पहले कार्बोजिन दिया जा सकता है नहीं? कारण यही वाला ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पानी में उतर जाना। एक्वेटिक लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, स्टडी करने के लिए लोग पानी में उतरते हैं ना जी। पानी में जो जल जीव जंतु हैं, जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले, सभी लोग उतरते हैं ना, कम से कम अपनी अपनी स्पीसीज की साइंस को समझने। या हम लोग समुद्र में बहुत कुछ खोजते रहते हैं, कभी कोई हादसा हो गया तो नीचे उतरना पड़ता है ढूंढने के लिए, मलबे को निकालने। तो सी डाइवर्स की भी तो एक अपनी लाइफ है। आप स्क्यूबा डाइविंग करते हैं, इंडिया में तो नहीं होता है, बहुत कम होता है, कारण समझते हैं आप गंदगी कितनी है। तो बाहर लोग जाते हैं स्क्यूबा डाइविंग, बहुत शौक से करते हैं, पानी में उतरते हैं। तो पीछे जो लेके जाएंगे वो कार्बोजिन मिक्सचर लेके जाएंगे कि नहीं, ये नॉर्मल जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलता है ये वाला लेके जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अगर नहीं जा सकते, पानी में, पानी में कौन सॉल्युबल है? नीचे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन न भूल जाएगा। तो ऑक्सीजन तो पानी में घुलना ही चाहिए। प्रेशर लो होगा, ये हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी ना। लो कैसे होगी छोटू? आप पानी के नीचे उतर रहे हैं तो HRO-G, कॉलम हाइट जो आएगा आपके ऊपर, HRO-G, ये प्रेशर एक्स्ट्रा बनता है ना। और कुछ बोलिए छोटू? CO2 टूट जाएगा प्रेशर की वजह से। किसमें? CO2 CO प्लस O2 में टूट जाएगा? नहीं, CO2 बहुत थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, CO2 का टूटना इतना आसान नहीं। आपके कार्बोजिन में 5 से 10% CO2, और CO2 पॉइजनस, हार्मफुल है, काफी हार्मफुल है। हाई प्रेशर पर CO2 सॉल्युबल हो जाए। कहां पर? हाई प्रेशर पर CO2 कहां सॉल्युबल हो जाएगी? किस चीज में? ब्लड में। पानी नहीं बोलना। पानी से क्या मतलब है भाई? आपने इतना तो पढ़ा होगा 9-10 से, जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में कैरी करता है ना, साथ में ट्रेवल करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन होती है ना उसकी, इतना तो सभी लोगों को मालूम है। तो CO2 की भी ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑक्सीजन के साथ। अगर वो कम अमाउंट में है तो ठीक है, धीरे धीरे वो बाहर निकल जाता है नॉर्मल प्रेशर पर। लेकिन अगर हाई प्रेशर पर आप है, तो अभी आपने पढ़ा कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में हाई प्रेशर पर CO2 सॉल्युबल हो गया, तो ब्लड में भी तो CO2 सॉल्युबल हो जाएगी। और CO2 क्या है? पॉइजनस है, तो ब्लड पॉइजनिंग हुई। तो आप ये नहीं दे सकते हैं, कारण H एट हाई प्रेशर CO2 बिकम्स सॉल्युबल इन ब्लड। क्लियर हो गया? बोलो। तो एक ऑप्शन मेरा कैंसल हो गया। कौन वाला ऑप्शन जी? कार्बोजिन हम नहीं दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अब खोलते हैं, कौन सा? एयर।
सामान्य एयर देने में सी डाइवर्स को क्या प्रॉब्लम है? ये भी नहीं देते हैं, क्योंकि सामान्य भाई सी डाइवर्स तो मेरा पेशेंट नहीं है ना, वो तो ऊपर में भी ले रहा था पॉइजनस कंटेंट इन एयर, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पानी में अगर उतर रहा है, नीचे चला गया, तो नॉर्मल एयर लेने में उसे क्या प्रॉब्लम? वहां CO2 का भी अमाउंट काफी कम है, तो वो तो स्क्यूबा डाइविंग में कौन जाएगा? हेल्दी आदमी जाएगा ना कि बीमार जाएगा? तो हेल्दी आदमी तो नॉर्मल सामान में हल्की फल्की जो टॉक्सिक गैसेज हैं एयर में, वो लेने के लिए तो हम तैयार है ना, हल्की फल्की डस्ट तो हम लोग लेते ही है ना। ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है सर यहाँ जो बहुत सारे पॉइजनस गैसेज वगैरह हैं वो हाई प्रेशर पे जाके सॉल्युबल हो जाएंगे ये, लेकिन उनका अमाउंट भी तो काफी कम है, उनका अमाउंट भी तो। नाइट्रोजन तो दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन ज्यादा है तो दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन तो पॉइजनस नहीं है, नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। हाँ नहीं, तो नाइट्रोजन के दूसरे कंपाउंड ना पॉइजनस होते हैं, N2 नहीं ना पॉइजनस है। हम लोग इनहेल क्या करते हैं? N2 इनहेल करते हैं। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। हम सी डाइवर्स को कार्बोजीन इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि CO2 हाई प्रेशर पर जाकर के सॉल्युबल हो जाएगी, और CO2 पॉइजनस है तो वो पॉइजन क्रिएट करेगा। मेरा अब सवाल है, हम नॉर्मल एयर उसे क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हाई प्रेशर पर N2 भी सॉल्युबल हो जाएगी। सर प्रॉब्लम क्या है? N2 तो पॉइजनस नहीं है, ऑक्सीजन भी सॉल्युबल है, पॉइजनस नहीं है N2। प्रॉब्लम N2 के साथ एक अलग चीजें क्रिएट होती है। N2 हाई प्रेशर पर जाकर के आपके ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड मतलब वाटर मान लो, घुल गया, डिजॉल्व। ब्लड में तो मेजर अमाउंट किस चीज का है? वाटर है, तो वो डिजॉल्व हो गया, प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉइजनस नहीं। वापस जब सी डाइवर्स सरफेस पर आएगा तो वो N2 फिर से छोड़ देगा ब्लड। वो ब्लड में जहां तहां पूरी बॉडी फैल गया, अब वो ब्लड को अचानक इंसॉल्युबल होगा तो छोड़ देगा। कौन? N2 वो छोड़ देगा। जैसे ही छोड़ेगा तो पूरी बॉडी में बबल्स आने लगे, वेन्स बस्ट कर जाएगा, ब्लीडिंग से आप मर सकते हैं। इसको बोला जाता है बेंड, BEND। आया समझ में? समझे? तो बायोलॉजिकली बेंड इज अ इशू, बेंड इज एन इशू जिसकी वजह से हम नॉर्मल एयर नहीं दे सकते हैं सी डाइवर्स को। क्लियर हो गया? N2 becomes soluble at high pressure and leaving fluids as bubbles। नहीं जी, कहां पे? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आके वो क्या क्रिएट कर देगा? बबल्स क्रिएट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंड। ठीक है, तो हम क्लियर हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल है कि नहीं? है, इसीलिए उससे प्रॉब्लम नहीं, वो तो सॉल्युबल है ही, वो तुम्हारी ब्लड में आराम से सॉल्युबल है। इस प्रेशर पर भी ऑक्सीजन ठीक ठाक सॉल्युबल है। मछलियां जिंदा है ना पानी में, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो ब्रीथ नहीं कर रही है, वो वाटर से ऑक्सीजन को निकाल लेती है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पंप चलाते हैं। जो मछलियों को खरीद के लाते हैं घर में एक्वेरियम में, हम क्यों पंप चलाते हैं? ऑक्सीजन को हम लगातार उसमें सप्लाई उसका करते रहते हैं, बाहर से एयर लाके सप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो हम पंप चलाते हैं इस वजह से। तो चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब सी डाइवर्स के लिए अगला ऑप्शन खोलना। क्या खोलना है भाई? हम देते हैं उसे He+O2+N2 का मिक्सचर। कुछ आया समझ में? थोड़ा बहुत CO2 भी। इसे बोलते हैं हम लाइफ सेविंग मिक्सचर, क्योंकि पहले अस्थमा पेशेंट को दिया जाता था। आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, अच्छे से देखिए। He+O2+N2, ठीक है, CO2 याद रख सकते हैं, नहीं भी। अब इसमें जरा सोचो, हीलियम क्यों लिया गया? वही इनर्ट कंटेंट के रूप में। हीलियम क्या लिया गया? इनर्ट कंटेंट के रूप में। सिर्फ ऑक्सीजन दे नहीं सकते हैं। मान के चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एयर में कितना % है? 75 का राउंड, तो बहुत ज्यादा है ना जी। तो क्या किया गया है? एयर, ये तीन चीज मेनली एयर है कि नहीं? ये तीन चीज मेनली एयर है कि नहीं? तो हीलियम को पहले एयर में डाल के एयर को डाइल्यूट कर दिया गया, या ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर दिया गया। बढ़िया से पॉइंट सुनो, बहुत शानदार क्वेश्चन नीट ने पूछा था।
हीलियम को पहले एयर में डाल करके क्या किया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। किसको, एयर को डाइल्यूट किया गया, एयर को डाइल्यूट किया गया या ऑक्सीजन को डाइल्यूट किया गया, क्योंकि उसका प्रतिशत क्या हो गया एयर में, कम हो गया इन लोगों का परसेंटेज। तो हीलियम को यूज किया गया एयर को डाइल्यूट करने के लिए, परसेंटेज नाइट्रोजन का घट गया, एयर डाइल्यूट हुआ तो, समझ रहे हो। और थोड़ा सा हीलियम का एक सपोर्टिव एक्शन क्या हो गया, इनर्ट नेचर क्रिएट किया, क्योंकि हीलियम हाई प्रेशर पर भी क्या है, इनसॉल्युबल। तो अगर आपने हीलियम मिलाया और हीलियम इसमें अच्छे से घुल गया, क्योंकि गैस आपस में बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, अनलेस कि बहुत ज्यादा डेंसिटी में अंतर ना हो तो गैस आराम से आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट है, हीलियम क्यों ऐड किया, क्योंकि हीलियम की मिसिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एयर में अच्छी है, अच्छी है। सेकंड पॉइंट, हीलियम हमारे एयर को क्या कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, हीलियम में कौन सा कैरेक्टर है, इनर्ट कैरेक्टर है, तो वो हमारे रेस्पिरेशन, जो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन है, उसके रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं हीलियम को ऐड करने से। अब परसेंटेज क्या है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑक्सीजन अराउंड 23 याद रखो एयर में होता है ना, इसको पलट दो 32, ये 11 कौन, हीलियम, जो बाकी बचा N2 56, 56। तो आप देख लो 90 कितना हो गया, 9 के आसपास। तो 1% के अराउंड क्या डाल दिया गया, CO2। तो हो सकता है आपसे परसेंटेज भी पूछ दे। तो ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 100 है क्या, नहीं, कितना है, तो आप अगला पेज में यहां पर लिखो, इसको एक्सप्लेन कर लो। दैट इज, इस तरह से हीलियम यूज क्यों किया गया, हीलियम इज यूज टू, पहला पॉइंट डाइल्यूट एयर, दूसरा एयर, ठीक है, मतलब दैट इज परसेंटेज ऑफ N2 को क्या किया गया, घट गया ना अपने आप। सेकेंड पॉइंट क्या बोला हमने, हीलियम हैविंग हाई सॉल्युबिलिटी इन एयर, बोलो, हीलियम की अच्छी सॉल्युबिलिटी है एयर में, या इसको बोल सकते हैं रिच मिसिबिलिटी, क्या जी, ये अच्छे से क्या हो गया हमारा, मिल गया, मिक्स हो गया। और थर्ड पॉइंट, क्रिएट्स या कंट्रोल्स रेट ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिस्पिरेशन ना। तो इस तरह से हमारा हीलियम को इस्तेमाल किया गया सी डाइवर्स के लिए। तो सी डाइवर्स हमारा क्या लेते हैं, He प्लस O2 प्लस N2, सही है। O2 कितना अमाउंट में है, एकदम याद रखना, 23 का उल्टा 32, और हीलियम 11, बाकी आप N2 रख दें, नाम मात्र का CO। अब एक रेस्पिरेशन में एक चीज और समझाऊंगा, एक नॉर्मल ब्रीदिंग समझे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो पेशेंट को दिया गया है वो समझे, और एक आपने सी डाइवर्स, स्क्यूबा डाइवर्स, ये सबको आप समझे। एक बचा स्पेस व्हीकल में क्या यूज किया जाएगा, किसको, कौन वाला, महंगी भी तो बहुत हो जाएगी ना, अगर पेशेंट को ये देंगे ये वाला मिक्स, तो महंगी भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, समझ रहे ना। और दूसरी बात, पेशेंट को हमेशा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा देना, क्योंकि पेशेंट का मतलब ही वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, इसीलिए हाई प्रेशर पर हमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा देना। हम हाई प्रेशर पर डाल रहे हैं ना। चलिए अगला, हमने बोला स्पेस व्हीकल में क्या यूज होगा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, किसके लिए, स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। जो लोग एरोस्पेस का काम करते हैं उनके लिए ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, बहुत बढ़िया पॉइंट है, अलग अलग जगह से ढूंढ के लाया हूं और एक जगह लगा रहे हैं। चलिए आइए, वो बीमार नहीं है। स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या स्पेस ट्रैवलर्स हैं, स्पेस व्हीकल्स में जो हैं, उनके सामने बड़ी समस्या सांस लेना नहीं है, उनके सामने बड़ी समस्या ऑक्सीजन को ले जाना है। एग्री करते हैं। अरे भाई 6-6 महीने लोग रह रहे हैं स्पेस में, अटक जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स अटक गई, तो लंबे समय तक लोग अटक जा रहे हैं और ये मान के ही चलते हैं लोग कि मैं जा रहा हूं तो वापस नहीं आऊंगा। तो लंबे लंबे समय तक अगर आप अटके हुए हैं तो आप इतना ऑक्सीजन कैसे ले जाएंगे अर्थ पर से? आपकी स्पेस व्हीकल जाएगी या ऑक्सीजन सिलेंडर जा रही है घूमने के लिए भाई? तो उनके सामने प्रॉब्लम यह है
कि आप वहां पर ऑक्सीजन का सोर्स क्या ले जाएंगे जो आपको कम वॉल्यूम, उनके सामने प्रॉब्लम वॉल्यूम, ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म ले जाते हैं। कौन सा फॉर्म? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड सोर्स इज कैरिड क्या? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या बोलते हो इसको? सुपर ऑक्साइड। के प्लस O2 माइनस 1 है जी, तो O2 माइनस किसे बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। या फिर Na2O2, Na2O2 से ज्यादा KO2 चलता है, Na2O2। ये हुआ सोडियम, बता सकते हो नाम? पेरोक्साइड। अच्छे से सीखे, सोडियम पेरोक्साइड। ये क्या हो गई? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। अब ये ले जाते हैं। सर क्या फायदा इसका? उनके सामने वॉल्यूम का इशू। वॉल्यूम का इशू दो मामले में, एक लेने में भी, एक छोड़ने में भी। वॉल्यूम का इशू दो तरीके से, एक ब्रीद करने के लिए भी वॉल्यूम और दूसरा ब्रीद आउट करने के लिए भी वॉल्यूम। ब्रीद आउट नहीं है इशू, तुम्हारी तरफ प्रकृति ने दे रखा है कि खुले हवा में सांस छोड़ लो। क्या करेगा वो भाई स्पेस में? कहां CO2 रखेगा? जिस वैन में, जिस व्हीकल में वो है, जिस एयरक्राफ्ट या आप जो भी कह ले, जहां पर है वो, उस चैम्बर में क्या करेगा कि बहुत सारा CO2 जमा हो गया, खिड़की खोल दो भाई, हवा आने दो। सिंपल सी बात है। तो उसके सामने एक और समस्या क्या है? CO2 को वो कैसे स्टोर कर। इसीलिए वो एक ऐसी चीज ले जाता है जो O2 देता भी और CO2 लेता भी। क्या इतना शानदार चीज है ये, सोचो। O2 दिया भी और CO2 ले भी लिया। कैसे? ध्यान से देखिए। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, नॉर्मली जब KO2 को हीट किया जाए, क्या किया जाए, या इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू उसको एक्टिवेट किया जाए, तो ये सुपर ऑक्साइड टूट जाता है K2O प्लस O2। क्या कुछ समझ में आया? पहले क्यों ये ले गया? कोई भी सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड को अगर आप हीट करते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या हुआ? O2 माइनस, सही है। तो किसी भी सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड को अगर आप हीट करेंगे, ये दिमाग में डाल ले, हमेशा काम आते रहेगा आपको। इसलिए मैंने बोला कि पहले इंट्रोडक्शन समझ लो, फिर पढ़ना केमिस्ट्री। किसी भी सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड को हीट करेंगे आप, तो ये टूट के किस में जाएगा? ऑक्साइड में, और प्लस क्या बनेगा? O2। ये तय है। क्लियर हो गई चीजें? ठीक है। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी अगर हीट होगी या इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो बनेगा क्या? ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये क्या हो गया जी? ऑक्साइड। और ये क्या बन गया? ऑक्सीजन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको ब्रीदिंग के लिए यूज कर लेगा, लो कर लेगा ना। अब ये जो ऑक्साइड है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड एसिड होता है या बेस? बेस। तो ये नेचर में कैसा हुआ? बेसिक। तो अब सेकंड रिएक्शन देखो क्या, ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से ठीक से देखा जाए। सेकंड रिएक्शन देखिए क्या, अगर अब KO2 पर क्या डाल दिया जाए? CO2। क्या डाल दिया जाए? ये CO2 कौन सा है? कौन सा है सोचो। हाँ, जो आपने एक्सेल आउट किया है, जो आपने ब्रीद आउट किया है, ये वो वाला। तो CO2 जो आपने छोड़ा, उसको KO2 क्या करेगा? एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि ये टूट के क्या देता है? K2O प्लस O2। K2O क्या है? बेसिक। बेसिक। CO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ये इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब। तो एसिड बेस सॉल्ट बनेगा। एसिड और बेस मिलके तो सॉल्ट क्या बनेगा? K2CO3। किसमें? सॉलिड में। सॉलिड था, सॉलिड बन गया, और बाहर क्या निकल गया? किस पर्पस के लिए यूज कर लिया? इस तरह से KO2 का कितना फंक्शन हुआ? दो। पहला, लिबरेट्स ऑक्सीजन। दूसरा, एब्जॉर्ब्स CO2। तो आपका दोनों इशू सॉल्व हो गया। वॉल्यूम का प्रॉब्लम सॉल्व, जो हमने लार्ज वॉल्यूम में छोड़ा वो भी एब्जॉर्ब हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। और जो आपने, हाँ, जैसे आपने सुना होगा, अभी सुनीता विलियम्स लौटी है, तो उनका जब स्पेसक्राफ्ट लौटा है तो सुना होगा बहुत सारा बैग आया है। वो बैग किस चीज का है भाई? तो जो उसने ब्रीद आउट किया है, छोटा छोटा बैग ऑक्सीजन का जो ब्रीद आउट किया है, उसमें वो इंप्योरिटीज, मतलब वही K2CO3 वाला, वो बहुत सारा चीज लौट के आया। क्योंकि इतने दिन का आप, इतने लंबे समय तक जो आप छोड़ रहे हैं, सबको सॉलिडिफाई करके लाया गया। तो KO2 को इसीलिए यूज किया जाता है ऑक्सीजन के सोर्स के लिए। Na2O2 भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है।
सबमरीन वाले लोग जो होते हैं, सबमरीन वाले लोग समझते हैं, अरे पनडुब्बी वाले लोग जो होते हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं, सोच के देखो। वो तो पानी के अंदर है ना, वो बहुत हाई प्रेशर पर भी नहीं रहते हैं। ऐसा रहता है कि पानी के अंदर वो 1 किलोमीटर नीचे, आधे किलोमीटर नीचे, बहुत हाई नीचे भी नहीं रहते हैं वो। उनके सामने बड़ा इशू क्या रहता है, ऑक्सीजन कहां से लाएं, तो वो भी इसी को यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो KO2 स्पेस व्हीकल्स में हम लोग ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलो, इस तरह से हमने आपको यह समझाया कि हीलियम का इस्तेमाल हाई प्रेशर पर इनसॉल्युबिलिटी की वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है सी डाइवर्स के ब्रीदिंग एपरेटस में। नीट 2023 का एक बढ़िया क्वेश्चन था एजर्सन रीजन का, जो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो भी पता नहीं एजर्सन रीजन का था एग्जैक्टली, अगर ध्यान देंगे तो आ भी जाएगा ध्यान में। नहीं, बेन नहीं था, एजर्सन में था कि हीलियम इज यूज टू, एजर्सन था हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन, लेकिन बढ़िया था। ये हमारे नीट 2023 का क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या है पहला स्टेटमेंट एजर्सन में, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग एपरेटस। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, सही या गलत है? गलत है। यही सभी लोग टिक करते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, अभी तो पढ़ाया। वाटर में इनसॉल्युबल है, यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ब्लड में इनसॉल्युबल होगा, ब्लड मतलब वाटर। तो हम हीलियम को क्यों यूज कर रहे हैं? वो डाइल्यूट तो कर रहा है, सही बात है, लेकिन यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इनसॉल्युबल है हाई प्रेशर पर, और वो डाइल्यूट होने से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज घट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में बेंड क्रिएट करेगा, बबल्स क्रिएट करेगा जब वापस लौटेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, करेक्ट हो गया। समझ रहे हो क्वेश्चन को कितना बढ़िया से प्रेजेंट किया, हाई सॉल्युबिलिटी लिख दिया, तो दिमाग में उतना गया नहीं लोगों के। सोचा हीलियम तो उतना सॉल्युबल होता नहीं है, गैस है, कैसे हाई सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, तो इसको गलत मान लिया। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, सही। अब रीजन है कि नहीं, तो रीजन भी सही नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ सही जी? क्योंकि हीलियम को यूज क्यों करते हैं? क्या बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, सिर्फ ऑक्सीजन में मिसिबल है सिर्फ इसीलिए? ऑक्सीजन में तो N2 भी मिसिबल है, CO2 मिसिबल है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हीलियम हाई प्रेशर पर भी इनसॉल्युबल। कहां पे, ऑक्सीजन में कि ब्लड में? ब्लड में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ना। बी का मतलब दोनों सही, AR बोथ करेक्ट। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि नहीं? नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बढ़िया क्वेश्चन था नीट, इसलिए बोलता हूं यही एक आध दो चार क्वेश्चन जो होते हैं उस पर नीट टिका होता इस तरह के क्वेश्चंस पर। तो चलो मैं आगे बात कर रहा हूं। अब जेनॉन वगैरह जो सॉल्युबल हुआ है, इस पर एक बार थोड़ा और डिस्कस कर दिया जाए, कंक्लूड कर दे रहा हूं, फिर हम लोग हैलोजेंस पे जाए। इस तरह से हीलियम क्या रहा, इनसॉल्युबल इन वाटर, और बाकी नियॉन टू जेनॉन क्या रहा, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल ना, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किधर बढ़ गई, ऊपर या नीचे? नीचे, वेरी गुड। अब मैंने पूछा व्हाई, क्यों ये सॉल्युबल, इनकी सॉल्युबिलिटी किस वजह से? पढ़ाया था पिछले दिन, सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना, IM फोर्सेस।
देखिए कैसे, एज, ये जेनॉन था पहले, जेनॉन और जेनॉन ढेर सारा जेनॉन है, सही है, मतलब ये जेनॉन, जेनॉन गैस है, उसमें पानी डाला या वाटर में जेनॉन गैस को पास कराया, तो पहले आपस में इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स किस नेचर का था? इसको बोलते हैं आईडी, आईडी, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। सबसे कमजोर फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, एयर में भी यही फोर्स, जिसको आप वेंडरवाल फोर्स बोलते हैं ना। तो ये कौन सा फोर्स है? आईडी, आईडी, ब्रैकेट में क्या लिखा? वेंडरवाल फोर्स। आईडी, आईडी एच इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, सही है ना। अब ये पानी में जब गया तो वाटर में अब हुआ क्या, अच्छे से सीखा जाए। हर एक जेनॉन की तरफ वाटर में जाने पर ये हर एक जेनॉन की तरफ कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं। ध्यान से देखा जाए, थोड़ा कहीं पर कम समझ में आया तो कोई परेशानी नहीं है, बाद में सीखेंगे। ये जेनॉन एटम, इसमें न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो एक तरफ न्यूक्लियस लेके चलो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लेके चलो, ऐसा हो जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के दौरान। इंटरमोलिकुलर फोर्स के दौरान ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन ड्रैग होकर के एक तरफ और न्यूक्लियस ड्रैग होके एक तरफ। जैसे नॉर्मली क्या है, बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ढेर सारा जेनॉन एटम है या कोई भी है, तो इसमें ऐसा होता है कि ड्रैग होकर के इलेक्ट्रॉन एक तरफ गया और न्यूक्लियस, ताकि दूसरे एटम का जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आया वहां अट्रैक्शन। इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। कुछ आया समझ में? ये देख लो, क्या आ गया इधर? इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया इधर? ऐसा हो गया। और इसी से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आया, और जो अट्रैक्शन उसे क्या बोलेंगे आप? वैन डर वाल्स फोर्स। क्लियर हो गया? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है ना जी, इसी को आप क्या बोलेंगे? आईडी, आईडी, वैन डर वाल्स फोर्स। चलिए आ जाइए। तो पहले से क्या था, जेनॉन के एटम्स या अणुओं के बीच कौन सा फोर्स था? आईडी, आईडी या वैन डर वाल्स फोर्स। अब पानी में गया तो इसका एक एंड किस क्या है? डेल्टा माइनस, एक एंड क्या है? डेल्टा प्लस। वाटर में आप समझते हैं डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, इतना तो सुने होंगे आप। बोलो, इसको क्या बोलते हो? पॉजिटिव डायपोल। क्या बोलते हो? और इसको क्या बोलते हो? नेगेटिव डायपोल। तो अब बोलो, डेल्टा प्लस की तरफ वाटर का कौन सा छोड़ जाएगा? ओ वाला। बोलो, ये देख लो, ओ एच एच, ओ एच एच, क्योंकि ओ पर क्या है? नेगेटिव। आराम से सीखा जाए। अब इसके तरफ कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। एच ओ एच, डेल्टा प्लस, एच ओ एच, डेल्टा प्लस। नहीं समझ रहे हैं? बोलो। अच्छा, कौन खींचेगा? अच्छे से सोचिए, जेनॉन वाटर को खींचेगा या वाटर जेनॉन को खींचेगा? जो पावरफुल चार्ज होगा वो खींचेगा। तो ज्यादा पावरफुल चार्ज कौन होगा? जरा सोच के देखो, वाटर का या जेनॉन का? जेनॉन में जो चार्ज है वो वाली ज्यादा पावरफुल चार्ज है, उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन का कैरेक्टर है, या फिर जो वाटर के अंदर है चार्ज उसके अंदर अट्रैक्शन का कैरेक्टर है? वाटर। क्यों? वो डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबसे ज्यादा कौन चार्ज अट्रैक्शन का पावर रखता है? आयन। कौन रखता है? आयन के बाद डायपोल, और डायपोल के बाद इंड्यूस्ड डायपोल, ये वाला। क्या क्या बताया हमने? चार्ज को तीन तरीके से बोला। क्या क्या बोला? पहला आयन, दूसरा डायपोल, और तीसरा इंड्यूस्ड डायपोल। आराम से सुन ले, बढ़िया से सुन ले। आयन आप समझते हैं, आयन में आप या तो प्लस चार्ज ले या माइनस चार्ज ले, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वगैरह, जहां चार्ज है। ये नेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको समझ में आ गया? बोलो। डायपोल हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। ए और बी दो एटम है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, इसीलिए ये कौन सा चार्ज लाया, नेगेटिव माइनस, और ये क्या लाया, और इंड्यूस डायपोल हुआ, चार्ज नहीं है, कुछ चार्ज है जी, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आपस में एक दूसरे के अगल बगल में रहने से और मूवमेंट से एक जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये वही वाली चीज है जो आप कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो एक जबरदस्ती का चार्ज आता है। कॉम्बिंग के बाद एक चार्ज डेवलप होता है ना, जो चार्ज परमानेंट रहता है या इंस्टैंटेनियस होता है, इसीलिए इसका नाम, एक नाम इंस्टैंटेनियस डायपोल भी होता है, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में आईडी बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूस डायपोल या इंस्टैंटेनियस डायपोल। ये इतना कमजोर होता है कि जो प्लस है वहां पे थोड़ी देर बाद माइनस भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एयर में यही वाला चीज मौजूद है। जब आपको लगे कि यहां तो कोई चार्ज नहीं है तो वहां कौन चार्ज डेवलप हो सकता है, आईडी। O2 अणुओं के बीच, O2 के अणुओं के बीच कौन सा चार्ज डेवलप है, आईडी, क्योंकि O2 में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर, लेकिन H2 के अणुओं के बीच पानी में कौन सा चार्ज है, आईडी या डायपोल, डायपोल, क्योंकि वहां एटम्स क्या है, अलग अलग। एटम्स अगर अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, तो वो डायपोल। क्या अच्छे से क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो बोल लो। क्लियर है? हमने बोला दोस्त, तीनों में किसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, आयन का काफी ज्यादा, किससे, और डायपोल का काफी ज्यादा, किससे। बढ़िया से सीखे। क्या आपने दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, जब दो चार्ज एक दूसरे को खींच रहे होते हैं तो क्या आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के Q1 Q2 बाय आर, या फोर्स इसी के बीच जो लगता है, क्या आपने उसको पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी को ही डिफरेंशिएट किया जाता है आर के रिस्पेक्ट में, तो आ गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पहले बोलो कितने लोग वो चीज जान रहे हैं, हाथ उठाइए। हाँ बहुत अच्छा, जो नहीं जान रहे चलो मैं बता दे रहा हूं फिर से एक बार। ये तो जानते होगे ना हर कोई, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा। तो ये समझो फोर्स आता कहां से है, जो कुलंबिक फोर्स है वो आता कहां से है, तो उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके आर के रिस्पेक्ट में। क्या बोला जी, बोलो। कुलंबिक फोर्स कहां से आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट। बढ़िया सुनिएगा। अब ये बोलो डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n है, dx टू द पावर n बाय dx, तो क्या लिखते हो इसको, dx टू द पावर n बाय dx, क्या लिखते हो, nx टू द पावर n माइनस 1, यही ना लिखते हो। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान सुनो, ओरिजिनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ही है। क्या बोला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस के Q1 Q2 बाय आर, या माइनस के को लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस लगी हुई है, सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो के Q1 Q2 तो कांस्टेंट हुआ, वो अलग रह गया। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, r टू द पावर -1 को, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो n के जगह कौन आया, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, -1 है तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, और ऊपर से r टू द पावर -1 है तो -1 -2 हो गया, -2 नीचे गया, +2 हो गया, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1/r²। इतना तो समझते हो, 1/r को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/r² आएगा, माइनस लगा के, तो उसमें ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गया। ये सबका क्लियर है। तो हमने बोला अगर दो चार्ज है Q1 Q2, दो चार्ज है Q1 Q2, तो इस बीच में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आप बोलते हो माइनस के Q1 Q2 बाय आर, बोलते हो ना। अब माइनस के Q1 Q2 बाय आर जब बोलते हैं तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन du बाय dr है, डी पोटेंशियल एनर्जी बाय dr, तो इसलिए फॉर्मूला बना के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन इसमें एक गलती, क्या गलती या बोलिए या लापरवाही क्या, ये फॉर्मूला तब है पोटेंशियल एनर्जी का या फोर्स का जब वहां पर चार्ज के नाम पर प्लस और माइनस है, ये वाला।
वो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का तब है दोस्त जब चार्ज के मामले में क्या है, वहां प्लस और माइनस है, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है। अगर ये फोर्स है तब वो फॉर्मूला नहीं है, ये फोर्स है तब वो फॉर्मूला नहीं है, ये वाला फोर्स है तब वो फॉर्मूला है। कुछ आया समझ में? इसीलिए बेसिक चीजें पहले पढ़नी, केमिस्ट्री से शुरू करने पहले जरूरी है ये सब चीजें जाननी। तो सर पॉइंट क्या है? पॉइंट इस तरह से ये है कि फॉर्मूला हर जगह अलग अलग है। फोर्स बाद में आएगा, पहले क्या लाना है? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस के Q1 Q2 बाय R। कब? यदि दो आयन के बीच में अट्रैक्शन है। क्लियर हुआ जी? अगर दो डायपोल के बीच में अट्रैक्शन है तब यही पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस के Q1 Q2 बाय R टू द पावर 3। क्लियर हुआ? कब? जब दो क्या है? डायपोल के बीच में इंटरेक्शन। और अगर दो इंड्यूस डायपोल के बीच में इंटरेक्शन है, ये वाला इंटरेक्शन, इस समय में पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस के Q1 Q2 बाय R टू द पावर 6। R टू द पावर 6। ये कब हो गया? जब दो आईडी के बीच में है। अब आपको समझ में आ रहा है? R टू द पावर 6 बहुत ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू बहुत नेगेटिव अट्रैक्शन को दिखा रहा। नेगेटिव किसको दिखा रहा? अट्रैक्शन। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा। तो अब आप सोचिए, क्या यह फॉर्मूला हर जगह लागू हो सकता है? नहीं। यह फॉर्मूला लागू होगा तब जब दोनों क्या हो? सिस्टम आयन हो। मतलब सोचिए, अच्छे से सोचिए, कितना बढ़िया पॉइंट हमने सिखाया। अगर मेरा Na प्लस और Cl माइनस के बीच अट्रैक्शन हो तो ये एग्जांपल सही है। लेकिन अगर मेरा Na प्लस का HCl के साथ अट्रैक्शन हो, क्या तब सही है ये फॉर्मूला? बोलो। अगर मेरा HCl के साथ अट्रैक्शन हो तो ये फॉर्मूला सही है या नहीं है? लेकिन अगर मेरा जेनॉन के बीच अट्रैक्शन हो, क्या ये फॉर्मूला सही है? जेनॉन के बीच ये फॉर्मूला सही है? बोलो। जेनॉन के बीच वो फॉर्मूला सही। तो जरा पॉइंट को समझिए। जब आपका पहले क्या था? आईडी, लेकिन अब पानी में जाने के बाद क्या दोस्त आईडी है यहां? नहीं। क्या है ये? डायपोल आईडी। तो डायपोल आईडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समवेयर इन दोनों के बीच में होगा। बोलो। जैसे सर अगर आयन डायपोल हो तो क्या होगा? ये वाला। जैसे ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला किसके लिए? अगर सर दोनों एक ये हो एक ये हो, ये टाइप का, तो क्या होगा? तो अगर मेरा आयन डायपोल है तो बीच वाली वैल्यू है। आपको आया समझ में? मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के Q1 Q2 अब बाय R स्क्वायर। समझ गए? जाहिर सी बात है बीच वाली वैल्यू आएगी कुछ। तो यहां भी अगर डायपोल आईडी है तो इन दोनों के बीच में ना होगा जी। सिर्फ आईडी से तो थोड़ा स्ट्रांग होगा ना डायपोल आईडी। अरे कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। हाँ गुड। तो अब छोटू आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं बार बार कह रहा हूं स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सब है, डायपोल भी है, आईडी भी है, डायपोल आईडी भी है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले वाला और अब में दोनों एक ही है या अलग अलग? पहले कौन सी थी? आईडी। अब कौन सी हो गई? डायपोल आईडी। ये सब आपको पढ़नी है। ये जितना मैंने बोला ये सब पढ़नी है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अंतर क्या है? एक जगह पर नहीं। ये वाली चीजें आपको कहां मिलेगी एनसीईआरटी में? केमिकल बॉन्डिंग मिलेंगी। केमिकल बॉन्डिंग
ये वाली चीजें कहां पे मिलेंगी आपको एनसीईआरटी में? पी ब्लॉक क्लास 12 इनर्ट नोबल गैस में। तो सब चीज आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, अलग अलग जगहों पे मिलेगा। मैं उसी को एक जगह लाके इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको करवा रहा हूं कि चलो इससे हमारा पी ब्लॉक भी थोड़ा थोड़ा समाप्त होगा, डी ब्लॉक भी थोड़ा थोड़ा समाप्त होगा, क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी, और उसी पे कंपटीशन टिकता है इनऑर्गेनिक के मामले में। इनऑर्गेनिक में पीटी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन हर कोई बनाते हैं, इतना तो मालूम होगा, सबका वो फेवरेट चैप्टर है। तो जो सबका फेवरेट है भाई, वहां से काहेगा कंपटीशन, अनलेस की बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आ जाए। कंपटीशन किसमें है? वो देख लो एजर्जन रीजन नीट 2023 का, ऐसे क्वेश्चन में कंपटीशन है। ये क्वेश्चन में कंपटीशन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, डायपोल आईडी वाला, डायपोल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया, नीट में भी पूछा हुआ, मेंस में भी पूछा हुआ। मेंस के एग्जैक्टली 2015 में पूछा, नीट का ध्यान में नहीं है, नहीं फिर मेंस में रिपीट भी किया 19 या 20 में, और नीट में भी पूछा हुआ। तो आप समझिए आपको किस एरिया पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं है तो नोट को मैं बंद कर रहा हूं। मतलब आपके लिए एक लेसन यहां से गया है कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूं कि अगर बेंजीन के अणुओं के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं, और एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ दिया बेंजीन के अणुओं के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को, एनर्जी को हम किससे उसके एनर्जी को रिप्रेजेंट करें? 1/r to the power 1, 1/r to the power 2, 1/r to the power 3 या 1/r to the power 6? 1/r to the power 6 बेंजीन के अणुओं के बीच, क्योंकि बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। बेंजीन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। तो वो आईडी में चला गया। डायपोल और आईडी धीरे धीरे करेंगे, एक बार में क्यों इतनी जानकारी लेना चाह रहे हैं? अच्छा ले पूछ लियो तो बता दे, नहीं तो बोलोगे सर को आता ही नहीं है। आयन में ऐसे याद रख सकते हो, सीक्वेंस में पहले लगा लो। आयन अगला क्या हो जाएगा? आयन डायपोल, अगला क्या हो जाएगा? डायपोल। नेक्स्ट क्या होगी? सोचो। अब आईडी में जाना पड़ेगा, तो आईडी में पहले किसके साथ लिखनी है? आयन के साथ, आयन डायपोल। अगली क्या लिखनी है? आयन आईडी। अगली क्या लिखनी है? डायपोल आईडी। और अगली क्या लिखनी है? आईडी। सही है। ये हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R3। 4 नहीं होता तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल 5। आप ऐसा करें ना, डायरेक्टली इसका लिखिए, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁶। क्लियर हो गया? ये तो केस ही आपको नहीं आएगा। तो आपने पूछा डायपोल आईडी, क्या हो गया? R⁶। लेकिन R⁶ हुआ, लेकिन फिर भी ये तो स्ट्रांग होगा ना डायपोल की वजह से, वो तो फॉर्मूला हमने बनाया। R पे भी तो डिपेंड करेगा ना। R जो है वो जहां पे वेंडरवॉल काम करेगा वहां पे दूरी सबसे क्या होगी? ज्यादा। अगर दोनों जगह क्या काम कर रहा? आईडी। अगर दोनों जगह क्या काम कर रहा है? एक जगह डायपोल काम कर रहा है और एक जगह आईडी, तो अब ये दूरी क्या हो जाएगी? अपने आप कम। और अगर दोनों आयन हो जाएगा तो ये डिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो ये लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सबसे स्ट्रांग फोर्स किसका हो गया? आयन का, उसके बाद डायपोल का, और सबसे कम। तो ये अब नहीं ना भूलोगे, ये नहीं भूलना। कहां से ध्यान रखना है? कहां से ध्यान रखना है? आयन 1, आयन डायपोल 2, डायपोल 3, डायरेक्टली नीचे आईडी वाले में ऐसे याद रखो ना, आईडी वाले में 6। आपको पूछा भी यही जाएगा, 3 तक नहीं तो 6। आईडी वाला सारा किस में चला गया? 6 में। बस ऐसे याद रखें। ये किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी ना, कि फोर्स के लिए है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फोर्स कैसे निकलेगा? इसे डिफरेंशिएट करके। क्या करके? और केमिस्ट्री में फोर्स होता है या एनर्जी होती है? केमिस्ट्री में फोर्स होता है या एनर्जी होती है? एनर्जी होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में पार्टिकल्स मैसिव हैं या लाइट हैं? केमिस्ट्री का पार्टिकल कैसा है?
विजिबल पार्टिकल है क्या केमिस्ट्री में? इनविजिबल है ना सारा पार्टिकल, लाइट है ना बहुत, माइक्रो है ना, मैसिव सब्सटेंस है क्या, भारी मास है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कभी ऐसा सुने हो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? कभी पढ़े हो ऐसा? केमिस्ट्री में हम लोग कभी न्यूटन में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि यहां का पार्टिकल हमारा m इंटू ए फॉर्मूला पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि m यहां नेग्लिजिबल है। तो केमिस्ट्री में जब भी हम बोलते हैं कि किसका फोर्स स्ट्रांग है, इसका मतलब आपको यह बोलना है किसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है या किसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है। यही पूछ के केमिस्ट्री में 2015 में पहली बार जेई मेंस फंसा दिया था क्वेश्चन को, बड़ा बुरा फंसाया था। मतलब सभी के आकाश पताल एलन पेलन जो है सब 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 क्लीन आउट थे सब। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यही है उसको पूछने का जो तरीका, उसके कारण सब लोगों का आंसर गलत है। देखोगे उसको रिपीट किया है बाद में मेंस नीट वाले लोगों ने। क्वेश्चन ये था इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, पढ़ोगे आगे वैसे, चलो बोल दियो तो ड्रॉपर क्यों, तो मैं लिख दे रहा हूं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? क्यूब ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेज। पहला फॉर लिख समझ लो, फॉर ए में आयन आयन, दूसरा आयन डायपोल, तीसरा डायपोल आईडी, और चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। यही है 2015 का वो क्वेश्चन जिसने महाभारत मचाया था। और उसके बाद तो समझो कम से कम 7-8 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार, आप लोग इतना ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं लेकिन ये सब कभी किसी के सामने आता भी नहीं है। क्या होगा आंसर? आयन डायपोल, आयन डायपोल, आयन डायपोल, आयन डायपोल, डायपोल आईडी, आयन डायपोल, आयन डायपोल, आयन डायपोल, आयन डायपोल। क्या बोल रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। लेकिन किसके बारे में बोल रहा है? ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी। और पूछ क्या रहा है? इंटरेक्शन। इसका मतलब पूछ क्या रहा है? फोर्स। तो फोर्स 1/r3 है, फोर्स ये है, तो 1/r² को डिफरेंशिएट करेंगे तब ना 1/r3 आएगा। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? किस नंबर में बोलो? बी। समझे? यही बनाया था सारे इंस्टीट्यूट। हमने क्या बोला? केमिस्ट्री में इंटरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है? आप गड़बड़ कर रही है। अभी हमने बताया केमिस्ट्री में इंटरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन को या फिर एनर्जी को? फोर्स को या एनर्जी को? अभी तो हमने बोला केमिस्ट्री में इंटरेक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। तो अगर मैंने पूछा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन रिप्रेजेंट्स एनर्जी। फोर्स वर्ड तो लिखा भी नहीं है।
तो गलत लोगों का इसीलिए हुआ, सारे इंस्टीट्यूट्स ने यही आंसर करा। कोई आज के डेट में बोल ले भाई हमने ये बनाया, तो भाई हम भी उस समय जीवित थे, क्योंकि हमने भी वही बनाया था। तो सभी लोगों ने वो बनाया। ठीक है, तो इंटरेक्शन को लेंगे एनर्जी, तो एनर्जी हो गया। अब डायपोल, डायपोल में 1/r3। केमिस्ट्री में इंटरेक्शन का मतलब एनर्जी। मैंने बार बार बोला केमिस्ट्री में फोर्स का कैलकुलेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, एक बार नहीं होता पूरी केमिस्ट्री में हम लोगों के स्टैंडर्ड पे। तो अब मेरा डायपोल डायपोल चाहिए, ये छट गया, ये छट गया, ये छट गया। H बॉन्ड क्या होता है? डायपोल डायपोल होता है। H बॉन्ड H2O H2O, तो H2O में क्या है? डायपोल, और दूसरे H2O में भी क्या है? डायपोल। इसलिए मेरा सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? समझे अच्छे से? अरे समझ में आया? ये तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो आप बोलिए ना कि बाकी सारे, मान लो नीट में आ रहा, नीट में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ, पेपर पलट के देख ले। बाकी सारे क्वेश्चन, मान लो कि 45 नीट वाली की केमिस्ट्री में 44 क्वेश्चन इजी है, बनने वाला है, एक ही क्वेश्चन। आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, उस 44 से कुछ नहीं होना जाना है, 176 नंबर लाके कुछ नहीं आना जाना। अगर वो सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं? मीथेन का फॉर्मूला बोलो भाई, H2O में कौन कौन एटम है ये बताओ भाई, एक क्वेश्चन सिर्फ ये। तो आपको बार बार ये समझाता हूं, आपका कंपटीशन, उस क्वेश्चन को आप कभी ना देखें जो 60% रेगुलर वे में आ रहा है नीट में। मेंस में जो 50% रेगुलर आ रहा है, वहां कंपटीशन नहीं छुपा है, कंपटीशन छुपा है बाकी के 20-30% में। आप जेई एडवांस्ड का PYQ सॉल्व करके जेई एडवांस्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जेई एडवांस्ड के 1/4 चीजों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन वहां 75% नए आते हैं, नीट में 20 से 30% नए आते हैं, मेंस में ये 50 से 60% नया आता है। यही कंपटीशन का हिसाब है। नीट में 20 से 30 नया आना है, मेंस में 50-60 नया आना है, आईआईटी वालों को 70-80 तक नया आ जाना है, या कह सकते हो पेपर कभी कभी पूरा पलट जाता है एडवांस्ड वालों को। तो कंपटीशन में यही अंतर, कंटेंट सबका वही है मिला जुला के, क्योंकि सिलेबस ही वही है। तो आप अच्छे चीजों से भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते हैं कि सर मुझे समझ में कम आता है, नहीं आता है, नहीं आता तो मेहनत करे, कम आता है और मेहनत करे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करें सर हल्का हल्का पढ़ाएं, तो ऑनलाइन जाए, तब आपको 100% समझ में आएगा, लेकिन बनेगा बस वहीं रहेंगे आप। तो चलिए, ये आपको हम लोग शिकार करते करते थोड़ी दूर आ गए थे, वापस घर को लौटते हैं, वरना जंगल में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट? तो ये वाला अब टॉपिक हम लोग निकाल ले रहे हैं। अब हम लोग मूव कर जाएं किस पे? हैलोजन फैमिली पे। हाँ, एक चीज और लिखना था। इस तरीके से जो ये बन गया, यहां जो लिखा हमने डायपोल आईडी इंटरेक्शन के कारण, इस तरीके से जो ये बना, यहां पे एक पेज जोड़ देता हूं, वो लिख दे रहा हूं। इस तरह से आप बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ज़ेनॉन, या रेडॉन बोले, या क्रिप्टन वगैरह कुछ भी बोले, इन वाटर इज ड्यू टू। अब और अच्छे से, अब वो लाइन ना बोले, कौन वाली लाइन? स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब उसको और इलेबोरेट करके बोले, किस वजह से? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डायपोल आईडी इंटरेक्शन ना, ध्यान से। और इसी को बोल सकते हैं Hg.6H2O हाइड्रेट्स। कुछ समझ में आया? नहीं समझे? हाँ, एक Hc पर कितना H2O गया? 6। अब एक पॉइंट और, आखिरी पॉइंट, क्रिप्टन और ज़ेनॉन ले रहा हूं। सॉल्युबिलिटी किधर ज्यादा है? नीचे। इसका मतलब दोनों को पानी में डालने पर रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं। फिजिकल इंटरेक्शन होगा कि रिएक्शन होगा?
फिजिकल इंटरेक्शन होगा। बोलो, दोनों कौन सा इंटरेक्शन होगा? डायपोल आईडी। क्या बनेगा? किसके चारों तरफ वाटर ज्यादा अटकेगा? क्रिप्टॉन या जेनॉन? जेनॉन ना। ऊपर वाला बनाया Kr.4H2O और नीचे वाला बनाया Xg.6H2O। आपको समझ में आ गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे? हाइड्रेट्स। क्लैदरेट भी कह सकते हैं, क्लैदरेट्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से? बहुत बढ़िया चीज डिस्कस की। तो अब हम लोग यहां से डिस्कस करें, एंटर करें किस एरिया पर? हेलोजेंस पर, केमिस्ट्री ऑफ हेलोजेंस। चलिए, केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आप हेलोजन कहते हैं। स्टेटाइन को हेलोजन नहीं कहा जाता। उन चारों को हम क्या बोलते हैं जी? हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्म। क्या मतलब होता है? सॉल्ट फॉर्म। जो सॉल्ट बनाता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, सुने होंगे, क्योंकि हेलोजन सॉल्ट होता है, वहां क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो इसीलिए बोला जाता है। और सॉल्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए बोल दिया जाता है। हालांकि नमक में, नमक अलग चीज है और सॉल्ट अलग चीज है कि नहीं है? नहीं समझते हो? कैसे है? सॉल्ट में नमक भी आता है, लेकिन सॉल्ट बोलने का मतलब है कि एक स्पीसीज जो बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल के कॉम्बिनेशन से बने। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है? नहीं है। सोडियम सल्फेट भी सॉल्ट है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नमक है क्या? तो नमक को सॉल्ट ना बोले, नमक को टेबल सॉल्ट बोले। हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, पता नहीं ऑल इंडिया रैंक 1 लाना होता है, हम लोग टेबल सॉल्ट ना बोल करके सॉल्ट ही बोलते हैं। तो नमक के लिए हम लोग टेबल सॉल्ट बोले, बाकी सारे जो है, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं लवण। सुने होंगे आप, बोलते हो ना, अम्ल, क्षार, लवण। तब तो हेलोजन मींस सॉल्ट फॉर्म। हेलोजन का मतलब हुआ जो क्या बना सकता है? सॉल्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन काफी ज्यादा मात्रा में सॉल्ट्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट बनाते हैं, और इनके ज्यादातर सॉल्ट सॉल्युबल है। इनके ज्यादातर सॉल्ट्स सॉल्युबल होने के कारण वो सब अर्थ से धीरे धीरे पानी के थ्रू किधर चला गया? डाउन लेवल, सी लेवल। इसीलिए सी वाटर क्या है? सॉल्टेड इन टेस्ट। सी वाटर में हेलोजन का बहुत ज्यादा अमाउंट हेलोजन सॉल्ट्स का पाया जाता है, इसलिए हम लोग सी वाटर से ही खाने वाली नमक को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं, जो बहुत आसानी से रिकवर हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सॉल्ट फॉर्मिंग। एस्टेटाइन ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। चलिए, आप पॉइंट वाइज, जैसे इनर्ट नोबल गैसेस पर बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया, इस पे भी करना है। इंट्रोडक्शन में ये चारों एलिमेंट तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगे। ये चार में खास करके कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक में ये 4-5 एलिमेंट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें सीखनी। इनका फिजिकल स्टेट्स पहले देखें, किस फॉर्म में पाए जाते हैं? बोलो। F2, Cl2, Br2, I2। सही है। एस्टेटाइन तो मेटलॉइड है। फ्लोरीन क्या है? गैस या सॉलिड? गैस। किस कलर का? पेल येलो। पेल येलो गैस। सही है। क्लोरीन क्या है? गैस या सॉलिड? गैस। किस कलर का? ग्रीनिश येलो। किस कलर का? ग्रीनिश येलो। एप्पल ग्रीन भी कहा जाता है। ग्रीनिश येलो मतलब ग्रीन ज्यादा है या येलो ज्यादा? ग्रीन कम है, येलो ज्यादा है, ग्रीनिश लगा हुआ, तो ग्रीन टोन हो गया। नहीं, लेकिन मेन कलर क्या है? तो अगर आपसे पूछे कि क्लोरीन का एक ही ऑप्शन दे, ग्रीन या येलो? येलो। गैस हो गई। फिर से ब्रोमीन हो गई रेडिश ब्राउन। क्या हो गया? गैस, सॉलिड, लिक्विड।
लिक्विड ना जी, दो ही एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में लिक्विड है, एक ब्रोमीन है, मर्क्यूरी, नॉन मेटल में एक ही है, और तीन एलिमेंट लो मेल्टिंग सॉलिड है, कौन कौन? फ्रांसियम, सीजियम एंड गैलियम। वेरी गुड। आयोडीन वॉलेट सॉलिड, आयोडीन वॉलेट सॉलिड। तो फ्लोरीन का कलर पेल येलो, क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन, और आयोडीन का कलर वॉलेट। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है कि एमपीबीपी किधर बढ़ेगा? नीचे। क्यों? सवाल उठता है क्यों? एमपीबीपी X2, X2 किसे बोल रहे हो आप? हेलोजन के एलिमेंटल फॉर्म को। क्यों नीचे बढ़ेगा? ये तो क्लियर है। ये भी आप जाने, इसके साथ में यहीं पे एक पॉइंट ये भी लिख दे रहा हूं कि भाई हेलोजन्स टॉक्सिक है, पॉइजनस है। हेलोजन्स क्या है? पॉइजनस है, टॉक्सिक है, काफी काफी टॉक्सिक या पॉइजनस या हार्मफुल बोल ले, ये डेडली पॉइजनस है, डेडली पॉइजनस। ये भी पॉइजनस है, क्लोरीन गैस भी पॉइजनस है, सब पॉइजनस है। पॉइजन कैरेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ, टॉक्सिसिटी ऊपर ज्यादा है। दे आर पॉइजनस। हालांकि टॉक्सिक और पॉइजन में थोड़ा अंतर होता है। टॉक्सिक का मतलब ये नहीं होता कि मर जाए, पॉइजन का मतलब होता है डेथ क्लियर है। कोबरा बाइट टॉक्सिक बाइट है कि पॉइजनस है? इंसेक्ट बाइट पॉइजनस है कि टॉक्सिक है? इतना तो समझते हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला तो डेडली पॉइजनस है, धीरे धीरे आने पर वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आइए, मैंने बोला कि एमपीबीपी किधर की तरफ है? तो नीचे। क्यों? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। कोवेलेंट सब्सटेंस के लिए हमने पढ़ाया, मोलर मास बढ़ने से हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, क्योंकि जितना मोलर मास बढ़ेगा उसके क्लस्टर पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, तो सॉलिड होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो आप इसको फिर से देख ले, मेरा मॉलिक्यूल क्या है? कोवेलेंट। तो क्या लगेगा फोर्स? आईडी ना जी, अभी ना पढ़ा। इनके मॉलिक्यूल ये है X2 के मॉलिक्यूल्स, कोई चार्ज है क्या यहां? तो बीच में कौन सा फोर्स लागू होगा? आईडी वेंडरवॉल फोर्स। बोलो, तो वेंडरवॉल फोर्स कब स्ट्रांग होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो मेरा नीचे जाने पर मोलर मास क्या हो रहा है? तो मोलर मास बढ़ने से वेंडरवॉल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाएगा। इसको बोल लो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। और जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ये मजबूत हो गया, तो फिर हमारा एमपीबीपी क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर है जी? ठीक, अच्छे से सुनते जाइए, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बातें करें हम लोग पानी में सॉल्युबिलिटी की, वाटर में सॉल्युबिलिटी की, जो बहुत जबरदस्त टॉपिक। वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजेंस, अगर मैं इससे पिछले ग्रुप को कंपेयर करूं तो वहां पे क्या पॉइंट बना था दोस्त? कि सर वहां पे कोई पानी से रिएक्शन नहीं कर रहा था, क्योंकि इनर्ट नोबल गैस तो जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं। वहां कोई सर वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था। वहां जो सॉल्युबिलिटी थी सर, वो ड्यू टू फिजिकल इंटरेक्शन थी, कि फिजिकल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जा रहे हैं। क्या जी? और फिजिकल इंटरेक्शन के नाम पे वहां था डायपोल आईडी। यहां वाले सब्सटेंसेस पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, पानी से रिएक्ट करके कुछ बनेगा, और जो बनेगा फिर वहां पे लगेगा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। लेकिन पहले तो रिएक्ट किया ना, मतलब यहां पर सॉल्युबिलिटी है ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर एंड फॉर्मिंग सॉल्युबल एसिड्स। क्लियर हो गया? सॉल्युबिलिटी is due to reactions of
their reactions with water and hence formation of क्या बन गया जी, वाटर सॉल्युबल एसिड्स। पिछले दिन क्या पढ़ाया था, अधिकांश एसिड पानी में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ध्यान से। तो रिएक्शन भी किया और जो बना वो क्या बना, वाटर सॉल्युबल एसिड बन गया। चलो मैं देखता हूं, आपको समझा रहा हूं। पहला नंबर लिया जाए फ्लोरीन का, किसका, अच्छे से सीखें। फ्लोरीन पानी में जाने के साथ बूम, समझ गए होंगे आप, विस्फोट कर जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, वायलेंट। तो ये सिर्फ पानी से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। पानी से बहुत वायलेंट रिएक्शन है, किसकी जी, फ्लोरीन की। देखिए कैसे, F2 + H2O आपने रूम टेम्परेचर पे कराया, गर्म वर्म भी नहीं करना। अच्छे सीखो, ये वाली जो यूनिट है ना लोग, बहुत मजेदार यूनिट। ये पूरी यूनिट जो 6-7 क्लास की हमारी जाएगी क्लासिफिकेशन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लर्निंग है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चनेबल है, और सबसे बड़ी बात है इसका यूजेस हर जगह है। आप ये फ्लोरीन हर जगह चलाते चलेंगे, आपको एक बार अनुमान हो गया, अरे पानी तो इसके आसपास फटकाना भी दिक्कत है, तो आगे तो समझदारी से काम करेंगे ना। क्लोरीन पॉइजनस है तो समझदारी से काम करेंगे ना, नहीं ना बोल देंगे बैल की तरह, सर यहां क्लोरीन गैस छोड़ देंगे तो क्या आएगा, हंसी आएगी कि रोना आएगा। तो इसीलिए एलिमेंट्स की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एलिमेंट्स की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, एलिमेंट्री फिजिकल, एलिमेंट्री केमिकल। मैं पूरी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, और उसी बहाने उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी सॉल्व होने लगेंगे हमारे। तो फ्लोरीन पानी से रिएक्ट करता है वायलेंटली, बनाता है HF+O2। क्या बनाया जी, O2। O2 तो गैस है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा और बाकी बाहर आ जाएगा, बोलो। लेकिन HF क्या है, एसिड। कौन सी एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक, जो जबरदस्त घुलती है पानी में। ध्यान से सुने, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ O3 भी आता है अगर मोर देन 1 करेक्ट में पूछा जाए। अब तो नीट में भी मोर देन 1 करेक्ट है, कैसे, सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स ABCD एंड E। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या बनता है इसमें, O3, लेकिन O3 को आप नहीं भी बोल सकते हैं, HF+O2। HF हमारा एसिड है, पानी में क्या हो गया, सॉल्युबल। क्लियर है अच्छे से। ये रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, लार्ज नेगेटिव। यही किस बात को बताता है कि हाईली एक्सोथर्मिक है। ये किस चीज को बताएगा, हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या आपका ये क्लियर हुआ, अच्छे से बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन्स टुवर्ड्स वाटर। तो अपने को पता चला कि सर वाटर की तरफ हैलोजन जाने पर रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो रहे हैं, और सॉल्युबल होने का कारण रिएक्शन के बाद बनने वाली जो एसिड है सर, वो एसिड ही क्या है, सॉल्युबल। तो पहला कौन सा उठाया, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों सॉल्युबल है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, HF+O2 विथ सम अमाउंट ऑफ O3। ठीक है, आ जाओ। अब अगला मैं ले रहा हूं क्लोरीन। क्या लिया जाए, क्लोरीन। एक पॉइंट और, इसकी डेल्टा H, रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो क्या हो गई, लार्ज नेगेटिव। तो किसी भी रिएक्शन की डेल्टा H अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो मतलब अपने आप हो रही है, लार्ज नेगेटिव हो मतलब वॉलेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी छोड़ने का मतलब क्या है, वॉलेंट हो जाना। ठीक है, फ्लोरीन खुद क्या है अपने आप में, पॉइजनस की नॉन पॉइजनस, पॉइजनस। अगर आप फ्लोरीन गैस को एयर में भी ऐसे छोड़ दे, पॉइजनस आप मान लो कि आपने अपने आप को मास्क से कवर कर लिया, मास्क से मतलब पैक कर लिया, क्योंकि मास्क लगाओगे तब तो फिर भी इनहेल कर लोगे ना। एयर में स्प्रे किया, तो आपको पहले यह समझ में आना चाहिए कि एयर में मॉइस्चर है। अगर हमने एयर में लीक कर दिया किसको, फ्लोरीन को, आप समझिए क्या होगा, छुड़छुड़ी। आया समझ में,
अगर फ्लोरीन अचानक हुआ तो वहां भी आपको एक वो एक्सप्लोजन फील होगा, वो विग्रसली जो रिएक्ट कर रहा है, वॉलेंटली जो रिएक्ट कर रहा है, वो आपको फील होगा वहां कि एयर में जब मॉइस्चर से सिर्फ। और फ्लोरीन अगर एक झटके में आपने इनहेल कर लिया तो आपका नीट क्लियर हो गया 720 नंबर से। थोड़ा भी ले लिया अगर, एकदम झटका, सेकंड का जो भाग होता है ना एक हिस्सा, अगर उतना फ्लोरीन ले लिया तो नीट क्लियर नहीं होगा, मतलब कटअप पे रह जाएंगे, मतलब आपके सूंघने की शक्ति चले जाएगी, इनहेलेशन जो आपका है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा बुरा कोई स्मेल फील नहीं हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के टिश्यूज को वो परमानेंटली डेड कर देता। फ्लोरीन अगर आपने इनहेल कर लिया हल्का भी, ज्यादा कर लिया तो 720/720। तो फ्लोरीन समझ गए अच्छे से। अब जो एक चीज बनाता है कौन, HF। HF भी बहुत खतरनाक एसिड है। HF खुद अपने आप में खतरनाक एसिड है, बहुत खतरनाक है। HF इतना खतरनाक है, HF वाले टब में हाथ डालो निकालो, अब आपके पास एक ही हाथ बचेगा। HF इतना खतरनाक, बहुत, 3 ड्रॉप गिराया बाहर आ गया, बहुत खतरनाक है HF। कोरोसिव एबिलिटी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कोरोसिव है। वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड होना, ये भी बहुतों को कंफ्यूजन होता है, सर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब कोरोसिव है, खराब करने वाला। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारे पेट में HCl है लेकिन HF नहीं है। HF होता तो क्या होता आप समझ रहे हैं, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HF से, फिर भी आपके अंदर है, ठीक है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कोरोसिव नेचर। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोरोसिव हैं लेकिन बहुत सारे कोरोसिव हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो चलिए वो कहानी अलग है। तो HF को इसलिए स्टोर भी करने के लिए मोनल पॉट का इस्तेमाल किया जाता है, मोनल पॉट का इस्तेमाल किया जाता है HF को स्टोर करने के लिए, क्योंकि HF बहुत कोरोसिव नेचर का। मैं लिख देता हूं HF वेरी स्ट्रॉन्गली कोरोसिव एंड पॉइजनस, ठीक है। कौन जी, HF। हालांकि ऑल्दो HF से ज्यादा एसिडिक है कौन, इससे ज्यादा HBr, और इससे ज्यादा क्या जी, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर इसकी ज्यादा है, लेकिन ये कोरोसिव नेचर में क्या है सबसे ज्यादा, मोस्ट कोरोसिव। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग हो ज्यादा तो वो कोरोसिव भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो हमने क्या बोला इसको, डिसॉल्व्स ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ग्लासेस। ये लेबोरेटरी के किसी भी ग्लासेस को डिसॉल्व कर सकता है, यहां तक कि पायरेक्स ग्लास को भी। पायरेक्स ग्लास का बेस्ट क्वालिटी है, जैसे आपने बोरोसिल ग्लास सुना है, बोरोसिल सुना होगा ग्लास में, ठीक है। तो उसी तरीके से पैरेक्स ग्लास का बेस्ट क्वालिटी होता है पैरेक्स। ये लैब वेयर्स इसी के बनाए जाते हैं। लैब का नहीं ग्लास देखते हो तो वो नॉर्मल ग्लास से थोड़ा अलग दिखता है ना, तो पैरेक्स ग्लास होता है, उसको भी डिसॉल्व कर देता है HF। क्यों, क्योंकि SiO2 है हमारा ग्लास, ये पूछा हुआ एग्जाम में। SiO2 अपना क्या है, ये ग्लास का बेसिक फॉर्मूला है, एलिमेंट्री फॉर्मूला। ग्लास Si2O2 से शुरू होता है, उसके बाद और भी चीजें मिलाई जाती है। इससे कौन रिएक्ट किया, HF। पहले बनाया SiF4, क्या बनाया, SiF4, फिर और HF आ करके अब बना लिया H2SiF6। क्या बना लिया, H2SiF6 कॉम्प्लेक्स एसिड है, और कॉम्प्लेक्स एसिड बहुत खतरनाक होते हैं। खैर एनीवेज, तो मेरा यह कहना है, आपसे पूछा जाएगा ग्लास का डिसॉल्व होना HF में किस चीज के बनने के कारण है, तो बहुत लोग बोलते हैं SiF4, नहीं, किसके वजह से बोलना है, H2SiF6। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिसॉल्यूशन ऑफ ग्लास इन HF, डिसॉल्यूशन ऑफ ग्लास इन HF is due to formation of
किस चीज की फॉर्मेशन के कारण? H2SiF6, समझे? कॉल्ड कहलाता है इचिंग ऑफ ग्लास। क्या कहलाता है? बोलो, इचिंग ऑफ ग्लास। तो चलिए, क्लियर हो गया अच्छे से। क्या बोला हमने कि भाई HF जो है वो बहुत पॉइजनस है, स्ट्रांगली कोरोसिव है, किसी भी ग्लास को डिसॉल्व कर देता है। इसीलिए HF को स्टोर कहां पे करना है? मोनल में। कहां पे स्टोर करना है? मोनल। इसके लिए एक स्पेशल अलवाई तैयार किया गया। सो इट इज स्टोर्ड इन मोनल पॉट या मोनल अलवाई कंटेनर। ठीक है, मोनल एक अलवाई है जिसमें आयरन के साथ कॉपर है और थोड़ा निकल भी है। मेनली क्या है? आयरन और कॉपर। मोनल के अलवाई पॉट में इसको, तो मोनल का ही बनाया जाता है शिप में नीचे का पार्ट, जो मैशनरी पार्ट होता है ना शिप का, क्योंकि शिप तो सॉल्टेड वाटर में है और सी वाटर क्या है? कोरोसिव नेचर का है। तो शिप में नीचे का जो पार्ट नीचे डूबा हुआ है, मैशनरी पार्ट वगैरह, जो टरबाइन बोलते हैं हम लोग ना, तो टरबाइन वाला जो पार्ट डूबा, टरबाइन को बनाया जाता है किसका? मोनल का, या मोनल का ऊपर से कोटिंग किया जाता है। ठीक है, ताकि वो डैमेज ना हो। तो आपका फ्लोरीन की सॉल्युबिलिटी आपकी क्लियर हो गई। बोलो, किसी को डाउट है? क्या बनाया फ्लोरीन वाटर से? HF+O2, HF+O2। बहुत अच्छा। अब सेकंड आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं क्लोरीन। एक साथ बता रहा हूं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। क्लोरीन Cl2 और ब्रोमीन Br2। क्लोरीन हॉट वाटर, कोल्ड वाटर से पहले चल। अब यहां सिचुएशन अलग है, कोल्ड वाटर अलग है और हॉट वाटर से अलग है। बढ़िया से सीखिए जी। कोल्ड वाटर की तरफ क्लोरीन बना रहा है HCl + HOCl। कोल्ड वाटर की तरफ क्लोरीन क्या बना रहा है? HCl + HOCl। ध्यान से। ब्रोमीन बना रहा है HBr + HOBr। ठीक है, दोनों में से ध्यान सुनिए, पहले यहां लिख दे रहा हूं Cl2। क्या बनाया यहां? HCl + HOCl। ठीक है, किसकी तरफ? कोल्ड। और ब्रोमीन ने क्या बनाया कोल्ड की तरफ? HBr + HOBr। HBr+। अब मेरे पेन को गौर से देखें, आपको कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब क्या हुआ? क्या ब्रोमीन वाटर से आराम से रिएक्ट कर रहा है, जिस कंफर्ट से, जिस इजनेस के साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है? इसीलिए ब्रोमीन को का अगर आपने 100 मॉलिक्यूल पानी में डाला है तो कुछ मॉलिक्यूल ब्रोमीन ब्रोमीन ही रह जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। इसका मतलब आप ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? फेयरली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल? क्लोरीन को क्या बोलेंगे? फेयरली सॉल्युबल। ये कलरलेस सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनते जाए। इस तरह से क्लोरीन क्या हो गया हमारा? फेयरली सॉल्युबल। यहां पे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन तो कलरलेस है, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, अच्छे से सुनिएगा। लेकिन क्या बोलेंगे? ब्रोमीन इज फेयरली सॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल? पार्शियली सॉल्युबल। कोई रिएक्शन अगर आगे अच्छे से नहीं जा पा रहा तो आप हीट करते हैं, क्योंकि T∆S का वैल्यू बढ़ जाने से ΔG नेगेटिव हो जाती है। एनीवेज, अब अगर हमने हॉट वाटर में लिया, गर्म किया है, तो गर्म करने के बाद अब मेरा ये कोल्ड में ही आराम से रिएक्शन कर रहा था, तो मेरा ये बन रहा है HCl + HClO3। बोलो, हॉट वाटर में क्या बन रहा है? HCl + HClO3। ब्रोमीन हॉट वाटर में क्या बना रहा है? अब ये भी आराम से रिएक्शन करेगा, HBr + HBrO3। HBr+
इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, ब्रोमीन इज पार्शियली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ब्रोमीन इज फेयरली सॉल्युबल इन, बोलो, हॉट वाटर, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल था किस वाटर में, कोल्ड वाटर में। आराम से अच्छे से पैटर्न को सीखे, बहुत कुछ यहां सीखने समझने लायक। अब एक नया टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन, और क्लोरीन या फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान से सुनते जाए। अब एक पॉइंट, सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा है, क्लोरीन वाटर का कलर इस तरह से क्या हुआ, एक टर्म बना क्लोरीन वाटर और एक टर्म बना ब्रोमीन वाटर, ये केमिस्ट्री में टर्म है। तो ये दोनों टर्म्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्लोरीन वाटर किस कलर का हुआ, कलरलेस, बोलो, किस कलर का हुआ, कलरलेस। ब्रोमीन वाटर किस कलर का हुआ, कलरलेस। क्या आपको आया समझ में, गलत आया समझ में। इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। सोचिए क्यों, क्योंकि ये पार्शियली सॉल्युबल है, तो जो ये बना वो ना कलरलेस है, लेकिन जो वो है वो तो परा रह गया ना, कुछ तो परा रह गया, तो उसकी कलर आएगी कि नहीं आएगी। ब्रोमीन की कलर क्या थी, रेडिश ब्राउन, लेकिन वहीं पर क्लोरीन की कलर ग्रीनिश येलो, लेकिन वो तो पूरा रिएक्ट कर गया ना, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, कलरलेस, और इसका क्या हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, रिएक्शन में, रिएक्शंस में जो केमिकल को पहचानते हैं वो कलर चेंज से पहचानते हैं, इतना तो समझते होंगे। रिएक्शंस में क्या बना नहीं बना इसको किसके आधार पर पहचाना जाएगा, कलर के आधार पे। तो रिएक्शंस में कौन ज्यादा यूज किया जाता होगा, जो कलर दिखाता है, इसीलिए क्लोरीन वाटर के जगह पर ब्रोमीन वाटर को ज्यादा यूज किया जाता है, जबकि क्लोरीन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन, स्टिल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री व्हाई वी प्रेफर ब्रोमीन वाटर ओवर क्लोरीन वाटर, बिकॉज वहां पर जो है वो कलरलेस है, यहां पर जो है कलर चेंज कर रहा। तो मुझे कलर पता रहने से केमिकल का आइडिया रहेगा, कलरलेस रहेगा तो पानी भी तो लग सकता है, गलती से पी लिए निकल गए। तो समझे अच्छे से, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या हो गया हमारा, रेडिश ब्राउन, रेड ब्राउन। अब आ जाइए, हाँ, इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में डार्क होगा या लाइट होगा, इस ब्रोमीन से गाढ़ी कलर होगी कि हल्की होगी, हल्की, क्यों, क्योंकि कुछ तो कलरलेस में भी कन्वर्ट कर गया है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बातें एक और पॉइंट, इस तरह से क्लोरीन हाईली सॉल्युबल हुआ, यह समझ में आया, आया कि नहीं जी। लेकिन वहीं पर क्लोरीन क्या हुआ, पार्शियली सॉल्युबल हुआ, ठीक है, क्लोरीन हाईली सॉल्युबल और फ्लोरीन ब्रोमीन पार्शियली। अगर मैंने पानी सही से नहीं दिया, पानी सही से नहीं दिया, किसको, क्लोरीन, क्लोरीन को, मान लो क्लोरीन की बातें कर रहे हैं, ब्रोमीन की भी बातें कर सकते हैं, एक्सेस वाटर नहीं मिला, तब क्या होगा, कम वाटर मिला तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। अगर बहुत कम वाटर मिले तो क्या होगा, सोचो। अगर बहुत वाटर दिया तो सभी क्लोरीन के अणुओं को पानी मिला, अगर कम दिया तो सभी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सब कहेगा भाई कुछ ले लो कुछ नहीं लो, तो जो नहीं लेगा वो नाराज हो जाएगा, मतलब मैं क्यों कम लूं, मैं क्यों नहीं लूं, मैं भी तो वही हूं जो आप हैं, तो आप क्यों लेंगे वाटर, मैं क्यों नहीं रिएक्ट करूंगा वाटर से। तो ऐसे में करते क्या है, ढेर सारे वाटर को एक एक क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, इसको बोलते हैं क्लैडरेट फॉर्मेशन। मेरे कहने का मतलब, जब वाटर सफिशियंट नहीं हो तो ये रिएक्शन की तरफ न जाकर के, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मिनिमाइज हो जाती है, तो रिएक्शन की तरफ न जाकर के हाइड्रेट्स बना लेता है। क्या बना लिया, हाइड्रेट, हाइड्रेट या क्लैडरेट, अभी पढ़ा था ना, जेनॉन क्या बनाया, Xg.6H2, वो लिमिटेड वाटर में बनाया था कि एक्सेस में,
एक्सेस में, क्योंकि वो तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता था, ये लिमिटेड वाटर में बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लैदरेट। फॉर्मूला Cl2.8H2O या Br2.8H2O। ये भी अच्छा पॉइंट है। दे Cl2 and Br2 can form clathrates with clathrates in presence of moisture ना। मॉइस्चर में ये क्या बना सकते हैं? क्लैथरेट्स। फॉर्मूला फॉर्मिंग, छोड़ो ऊपर कैन फॉर्म लिखा हुआ, Cl2.8H2O और Br2.8H2O। इसको आप हाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं या क्लैथरेट्स भी बोल सकते हैं। किसी को डाउट है जी? बोलो। नहीं ना? ठीक है, आ जाइए, देखते जाइए। तो ये वाटर से सॉल्युबिलिटी में हम पहुंच गए कहां पर? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन पॉइजनस गैस है, हवा से हल्की होती होगी या भारी? सोच के देखो। भारी, क्योंकि मोलर मास बहुत है। क्लोरीन के अकेले 35.5 है, Cl2 लगी हुई तो 71। एयर का जो एवरेज मोलर मास है, हालांकि वो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन वो 35 के हमेशा नीचे। तो एक क्लोरीन में 35 अकेला है, तो Cl2 में तो 71 है ना। तो एयर का मोलर मास हमेशा Cl2 से क्या है? काफी कम, आधी है, उसके नीचे भी है। तो हवा से ये हल्की हो गई कि भारी हो गई? भारी हो गई। समझे अच्छे से? ठीक है, आइए अब बात करें हम आयोडीन ना। सी नंबर में क्या यूज करें? आयोडीन। बहुत बढ़िया। अब सर तीसरा हम लोग यूज करें आयोडीन। कोल्ड वाटर से क्या दिया था एक बार बताओ? Cl2 HCl प्लस HOCl। आप लोग एनर्जाइज रहिए भाई। हा? आपको एग्जाम देना, आपको कंपटीशन देना, और आपसे ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर रहती है। आप लोग एनर्जाइज रहिए, तो मरे मरे से पड़े रहते हैं। अरे ड्रॉप लियो, कोई पाप की हो क्या बे? तो ऐसे क्यों बैठे हुए रहते हो? उछलो कूदो, बीच बीच में कुछ बोलते रहो, सर पार्टी सर पार्टी, ऐसे बीच में बोलते रहो, तो हम भी चंदा कर लेंगे तुम लोगों से। बैठे रहते हो एकदम। क्या छोटू कोई समस्या है? इतने उदास क्यों हो? लग रहा है दहेज के लिए पैसा जोड़ना है। अच्छे से हंसते खेलते रहिए। आयोडीन, हाँ तो बोला क्लोरीन क्या बनाया कोल्ड वाटर में? HCl प्लस HOCl। और हॉट वाटर में क्या बनाया? HCl प्लस HClO3। ब्रोमीन क्या बनाया? HBr प्लस HOBr। और हॉट वाटर में क्या बनाया? HBr प्लस HBrO3। हॉट वाटर में ब्रोमीन फेयरली सॉल्युबल है या नहीं है? है। लेकिन कोल्ड वाटर में ब्रोमीन पार्शियली सॉल्युबल है। कोल्ड वाटर में क्लोरीन फेयरली, हॉट में तो ऑलरेडी सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब आइए आयोडीन। आयोडीन इनसॉल्युबल, ये रिएक्शन ही नहीं करता। आयोडीन इनसॉल्युबल है, ये रिएक्शन ही नहीं करता, कोल्ड में भी नहीं, हॉट में भी नहीं। स्टीम लगातार देंगे गर्म करते हुए तो थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू होता, बट उतना जानना नहीं। तो सिंपली पहले बोले नो रिएक्शन विथ वाटर। इनसॉल्युबल, पानी में क्या रह गया? ये इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। आते जाइए। तो सर क्या करना पड़ेगा? अब करना यह है, इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए पानी में हमें KI ऐड करना। क्या ऐड करना? KI। तब यह पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। KI के सॉल्यूशन में जाके ये सॉल्युबल होगा। और भी जगहों पर है, लेकिन KI के सॉल्यूशन में जाके सॉल्युबल होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि I2 KI के साथ मिलके KI3 बनाती। तो हमने पहला पॉइंट यहां पे आपको सिखाया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ KI। KI मिलाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे?
I2 मेरा इनसॉल्युबल था। जब हमने KI मिलाना शुरू किया एक्वस, तो धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं। थोड़ा KI डाला, I2 बढ़ना शुरू हुआ, डालते गए पूरा का पूरा। ये किस कलर का था जी? वॉलेट। नीचे एरो का क्या मतलब होता है? इनसॉल्युबल। ऊपर एरो का मतलब क्या होता है? गैस। ऊपर एरो का मतलब सॉल्युबल, गैस ना। ठीक है, अब ये क्या बन गया? KI3। KI3 ब्राउन सॉल्यूशन। क्या है जी? ब्राउन सॉल्यूशन। इसमें दो आयंस हैं, कौन कौन? K प्लस और I3 पर माइनस। ध्यान से देखिए, 3I माइनस नहीं है बे। 3I माइनस का मतलब हुआ 3 माइनस। दिस इज I3 माइनस, दिस इज कॉल्ड ट्राइओडाइड। तो ऐसा नहीं बोल देना कि KI3 में K पर 3 प्लस और I पर 1 माइनस। अरे महापाप हो जाएगा। यमराज नरक में ना गर्म तेल में फ्राई करेंगे, लेग पीस निकाल के सर्व करेंगे। ऐसा नहीं कर देना कि K पर 3 प्लस और I पर माइनस। क्या है ये? K पर प्लस और I3 पर माइनस। पॉली आयोडाइड आयन होते हैं, जैसे I3 माइनस होते हैं, I5 माइनस होते हैं। समझ रहे हो? ये सब होता है पॉली। I8 पर 2 माइनस होता है, ये सब पॉली आयोडाइड है। ये सब बताएंगे बाद में, देखेंगे। तो पॉली आयोडाइड आयन है I3 माइनस। I2 और किन किन चीजों में सॉल्युबल है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना है। होमवर्क को कंप्लीट करके आएंगे। क्या काम मिला? एक दिन के लिए होमवर्क को होल्ड पे डाला है। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 110 और सारे ग्रुप्स वर्टिकली ऊपर नीचे दाएं बाएं सब याद रहने चाहिए। और इस वीक में आपकी एक टेस्ट, यहां तक की पढ़ाई पढ़ी हुई चीजों पर एक टेस्ट हो। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू।